इसमें ये देखें जी, आपने यहाँ लिखना है ये जो लाइन है इसकी, ये लाइन क्या आपका रिजल्ट जनरेट करी है, वो ये वाला रिजल्ट जनरेट कर रही है, यानी 30 तो 36 1 आर 36, आप इसको माइनस करते हैं तो जो जवाब आता है वो, हाँ जी, ये नज़र नहीं आ रहा जी सर, नजर नहीं आ रहा सर, नजर नहीं आ रहा। यस सर। अच्छा, पहले भी नहीं था नज़र आता? नो सर, कल आया था, आज का एक भी नहीं है। कल भी नहीं आया सर नजर। लेकिन आज नहीं है। अच्छा जी, अभी भी नहीं नजर आया? नो सर, तो सर, नो सर। मैंने तो लिखा ही यहाँ पर 3600 को आपने डिवाइड करना है 5300 पे, ठीक है? तो आप 36 वंस आर 36 करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, तो जवाब क्या बचता है? माइनस करेंगे इसको जब 5300 में से, तो आपका जवाब आता है 1700। यही आता है ना जवाब, आप डिवाइड करके देख लेना इसको। ये क्या डिवाइड किया यार, ये साथ में 1 है, इसकी कमी नहीं है, ये क्या है? 36 वंस आर 3600, 3600 वंस आर 3600 हुआ ना, डिवाइड किया ना, ये ऊपर लाइन नहीं ना लग रही तो मैंने इसलिए जो ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ आप यूं कर लेंगे, आप इधर ऊपर लिख लें वहाँ। अब आ गई समझ? 3600 वंस आर 3600 और पीछे जवाब क्या आया? 5300 में से 3600 माइनस करते तो जवाब क्या आया? 1700। इसका मतलब हुआ कि ये जो h है इसके अंदर क्या स्टोर होगा? 1 स्टोर होगा। h के अंदर 1 स्टोर होगा कि वो जो आपने लिखा हुआ था ना h इक्वल टू सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3600, तो वो एक्चुअली h के अंदर क्या स्टोर होगा? 1 स्टोर होगा। उसके बाद जो बकिया जो सेकंड्स बचते हैं ना, कोड भी मैं यहाँ पर लिख देता तो आप, ताकि आपको याद आप पता चल जाए कि h इक्वल टू सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3600, ये पहली लाइन थी। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें वो कहता है सेकेंड इक्वल टू सेकेंड्स मॉडुलस 3600। इसका मतलब कि जब आप सेकेंड्स को डिवाइड करेंगे, नहीं यहाँ पर सेकेंड्स के अंदर क्या है? 5300 है ना? यस सर। सेकेंड्स इक्वल टू 5300। अब सेकेंड्स को जब आप 3600 पे डिवाइड करते हैं तो हमने कहा कि h के अंदर वैल्यू स्टोर हो,
तो ये एच के अंदर 1 स्टोर हो गया। उसके बाद हमने कहा कि सेकंड्स का जो मॉडुलस है वो कैलकुलेट करना है 3600 पे, और जो जवाब आए वो सेकंड्स के अंदर स्टोर हो जाए। तो इस स्टेप पे आके जो सेकंड्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है वो क्या स्टोर होनी है भला, अब मुझे आप बताएंगे। 1700 यानी जो डिविजिबल वैल्यू है उसका रिजल्ट एच के अंदर स्टोर होना है, और जो मॉडुलस है मॉडुलस का रिजल्ट सेकंड्स के अंदर स्टोर होना है। तो इसका जो मॉडुलस आ रहा है वो 1700 आ रहा है, और इसकी डिविजिबल वैल्यू जो आ रही है वो आपकी एच के अंदर स्टोर हो रही है। उसके बाद अगली जो लाइन लिखी हुई है, हाँ जी बाद बच्चे वेट कर रहे हैं, जरा ऐड कर लें। मैंने तो ऐड कर लिया हुआ है, वो उनकी तरफ से कनेक्शन स्लो है, मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। m इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाय 60। अब 60 पे इसको जो वो क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड्स को अगर मिनट्स में आपने कन्वर्ट करना है तो आप उसको 60 पे डिवाइड करेंगे। तो यही सीन जो आपने किया, 1700 को आपने 60 पे जो डिवाइड करना है, यानी ये जो आपके पास फिगर बनती है वो अब 60 पे जो डिवाइड होगा। और 60 पे डिवाइड होने के बाद अब देख लें आप कि 60 को अगर हम 60 मल्टीप्लाई 28 करते हैं तो हमारे पास 1680 आता है। 16 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है जी, 1680 जवाब आता है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1680, तो पीछे क्या बचा, 20 बचा। इसका मतलब कि ये जो m है, ये जो आगे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है s इक्वल टू सेकेंड्स मॉडुलस 60। यानी ये जो इतनी स्टेटमेंट थी ये आपका रिजल्ट क्या जनरेट करेगी, 28 जो वो m के अंदर स्टोर करेगी, यानी जो डिविजिबल वैल्यू है। और फिर उसके बाद s को किसके बराबर कर दिया कि जो भी सेकंड्स बचे हैं उनको 60 पे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वो s के अंदर स्टोर करता है। तो 60 को हमने जो है वो इस पे डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर बचा है वो, ये जो रिमाइंडर है ये s के अंदर स्टोर होगा, जो डिविजिबल वैल्यू है वो m के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो s किसके बराबर आ गया, 20 के। तो अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को हमने जस्ट डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के बाद ये हमारा रिजल्ट जो वो जनरेट हो जाए। ये इसकी कन्वर्जन है जी। समझ आई अब आपको किस तरह से कन्वर्जन की है। तो बच्चे यही आपकी लॉजिक है, उसने आपकी लॉजिक चेक करनी है कि आपकी लॉजिक कितनी क्लियर है, किस तरह का प्रोग्राम आपको दिया जाए तो आप उसको जो है वो बना सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो आपको करनी होंगी, लर्न कि किस तरह से कन्वर्जन की जाती है, किस तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और कोई इतना ज़्यादा जो वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ठीक है जी, मैं अब दोबारा आपको मीटिंग पे ले जाता हूँ। नई स्क्रीन पे ले जाता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि हमारे पास दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा जो ये प्रोग्राम है, जिन्होंने पहले ICS किया है उन्होंने ये बनाया होगा प्रोग्राम। सेल्सियस में जो आपने वैल्यू इनपुट करनी है C,
और सी की जो वैल्यू है वो फिर इसके अंदर ये फार्मूला है, ये फार्मूले के अंदर जो वो रखी जाएगी और उस फार्मूले को कैलकुलेट कर दिया जाएगा। जी कोई इसमें मुश्किल है किसी को तो बताइए मुझे। नो सर। आप इसका वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर एंटर करें और वो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें। ये फार्मूला जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं कि आप सी को इधर ले जाएं, एफ को इधर ले आएं, तो वो फार्मूला जो होगा वो सेल्सियस का फार्मूला जो बन जाएगा कि फ़ारेनहाइट में आपने इनपुट देनी है और फिर वो सेल्सियस के अंदर जो वो कन्वर्ट कर देगा। ये आपने मुझे बना के भेजना है कि आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू इनपुट करें और फिर आप जो वो सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करें। पहले आपने ये फार्मूला ड्राइव करना है सिंपल एक पेपर पे कि सी यानी सेंटीग्रेड में अगर आपने फार्मूला बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे। आप इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे सिंपल एक पेज के ऊपर कि किस तरह से जो वो सी इधर आएगा और एफ इधर जाएगा। बना लेंगे जी। यस सर। फिर उसके बाद आपने ये प्रोग्राम जो वो चेंज कर लेना है। ये मुझे आपने कॉपी पे बनाकर तो उसकी पिक्चर भेजनी है तमाम स्टूडेंट्स ने। सर वो एडिटर पे बनाकर आपको इमेज ना सेंड कर देंगे या फिर मेल कर देंगे। मेल तो पता नहीं मैं चेक करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर है कि व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं, उसकी पिक्चर लेके भेजते हैं मुझे। अगर कंप्यूटर पे आपके लिए आसान है बनाना, कंप्यूटर पे बना लें। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो कॉपी पे बना लें। ओके सर। पिक्चर भेजते हैं मुझे उसकी। सर जी ये जो हमें लास्ट वो ऊपर वाला प्रोग्राम लिखा, हाँ जी मतलब आपने हमें सी आउट ही लिखा दोबारा जब हमें टेम्परेचर इस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के बाद हाँ जी। हमें सी आउट, इसके बाद फिर सी आउट ही लिखा दोबारा। असल में यहाँ पर आप ये जो सेमी कॉलन है इसकी बजाय आप यही एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पर लगा लें। यहाँ पर लिख लें सेट पर सी एंड 2 और फिर आगे लिख लें फॉरन। मैंने आपको बताया था कि आप दो लाइनों में भी जो वो आउटपुट स्टेटमेंट लिख सकती हैं और आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकती हैं। यहाँ पर देखिए उसने कोई एंड लाइन यूज़ नहीं की, कोई इसने न्यू लाइन यूज़ नहीं की। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक लाइन में लिखना चाहें तो एक लाइन में ही लिख लें, दो लाइनों में लिखना चाहें तो दो लाइनों में लिख लें, आउटपुट आपकी सेम ही आनी है। ठीक है सर। उसके बाद वो कहता है कि आपने हाइट जो वो इनपुट करनी है किस तरह से, विद कन्वर्ट अ पर्सनस हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर। इंचेस को सेंटीमीटर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग फार्मूला 2.54 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जो यूनिवर्सिटी है वो आपको फार्मूलाज नहीं देगी, ये फार्मूला आपकी हेल्प के लिए बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन ये पेपर में आपको नहीं ये फार्मूलाज दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जो हाइट इन सेंटीमीटर और इंटीजर हाइट जो वो आपने यहाँ पर ली है, हाइट जो वो इंटीजर फॉर्म में ली है और जो फ्लोट है वो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फ्लोट आपने ले लिया, क्योंकि जब आपने 2.54 से मल्टीप्लाई करना है उसको तो जो जवाब आना है वो पॉइंट के अंदर आना है, इसलिए हमारा रिजल्ट जो है वो फ्लोट के अंदर जो वो ये स्टोर होगा। तो पहले हाइट जो वो ले लिया, उसके बाद ये फार्मूला लगाया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद रिज़ल्ट शो हो जाएगा। जी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे। नो सर। किसी स्टेप की नहीं समझ आई किसी को तो बता दे। इसमें ये जो उसने यहाँ पर ये देखें, ये एक लाइन इसने यूज़ की इंक्लूड io_manip.h। आपने इसको इंक्लूड नहीं करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंक्लूड करने की। उसके बाद एरिया का फार्मूला ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की जगह 3.14 आ जाएगा और आर यानी रेडियस को आपने रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस करते हैं। और इसी तरह सर्कमफेरेंस का फार्मूला ये है 2 पाई आर है। तो ये देखें ये दोनों फार्मूलाज जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। फ्लोट एरिया लिया गया है, रेडियस है, सर्कमफेरेंस के लिए सर लिया है बस उसने।
रेडियस एंटर किया है, उसके बाद ये देखिए ये एरिया का फार्मूला लगा दिया, फिर सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगा दिया और फिर इन दोनों को प्रिंट आउट कर दिया। यहाँ देखिए उसने एक ही सी आउट स्टेटमेंट के अंदर इन सारों को जो प्रिंट आउट करवाया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो पहले मैसेज लिख लें, उसके बाद बाकी का पोर्शन जो वो सी आउट नई लाइन पे लिख लें, या आप इसी से आगे जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, जिसको नहीं समझ आई वो बता दें मुझे। उसके बाद फिर आ जाता है, वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग द फॉलोइंग इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। वी आई जो है वो कहता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, टी टाइम है, और वो कहता है कि जो फार्मूला है वो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फार्मूला भी दे दिया है उसने, इनपुट्स भी आपको दे दिए हैं। तो ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। उसके बाद उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी जो वो आप एंटर कर दें। इनिशियल वेलोसिटी एंटर करने के बाद फिर उसने कहा एक्सीलरेशन जो वो एंटर कर दें, फिर उसके बाद टाइम एंटर कर दें, और ये फार्मूले के अंदर जो फार्मूला बता दिया, और फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद इसका रिजल्ट जनरेट हो गया। जी, समझ आ गई सबको? यस सर। सिंपली इस सारी एक्सरसाइज के अंदर वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि आपने इनपुट कैसे लेनी है, आपने फार्मूला कैसे लगाना है, और आपने अपनी उस आउटपुट को प्रिंट कैसे करना है। अब ये जो प्रोग्राम है ये ज़रा थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें सीधा सीधा फार्मूला नहीं लग रहा। वो ये कहता है कि 3 डिजिट्स नंबर आपने इनपुट करना है यूज़र से, और वो जो नंबर है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो वो आपने प्रिंट आउट करना है। यानी अगर आप 1 2 3 एंट्री करते हैं तो प्रोग्राम क्या करे, उसको 3 2 1 जो हो बनाकर तो डिस्प्ले कर दे। अब इसमें भी डिवाइड और मॉडुलस बड़े इंपॉर्टेंट ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, यही जो वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये आगे भी जो वो होंगे। किस तरह से यहाँ पर किया है देखें। यहाँ पर पहले तो जो वो आपने एक नंबर ले लिया, और नंबर लेने के बाद 3 डिजिट्स नंबर जो वो आपने इनपुट किया। अब वो 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे वो 512 है, ठीक है। यानी n के अंदर क्या स्टोर हो गया, 512 जो वो स्टोर हो गया। अब पहली जो स्टेटमेंट यहाँ पर बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि n डिवाइडेड बाय 100 पे डिवाइड क्यों किया गया है। 100 पे डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट नंबर है ये, और हम अगर इसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो 100 5 जार 500 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला डिजिट है 5 वो जो वो स्टोर हो जाएगा a के अंदर, क्योंकि डिवाइड है ना, a इंटीजर टाइप का है, उसने सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो वो स्टोर करनी है, उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करना। और अगली जो लाइन है उसमें n मॉडुलस 100 लिखा गया, यानी 100 पे जब आपने उसको डिवाइड करना है तो जो मॉडुलस बचेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, n के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी n के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद n के अंदर सिर्फ 12 रह जाएगा, 512 नहीं होगा। समझ आइए इन दोनों स्टेप्स की आपको? यस सर। आप अपनी कॉपीज पे कर सकते हैं। आप 512 को डिवाइड करें 100 पे तो 100 5 जार 500 आएगा। जो 5 है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो 512 में से 500 जब माइनस होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 बचेगा। वो जो 12 है वो 12 n के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद n, अब 12 जो है वो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको क्या करना है, हमने 10 पे डिवाइड करना है। क्योंकि अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो जो 2 है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो फिर दोबारा n के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो देखें 12 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 1 10 आता है, तो जो 1 है वो 1 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, b के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो जो 2 बच गया है वो 2 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, n के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो देखिए आप 5 भी अलग अलग हो गया, 1 भी अलग हो गया और 2 भी अलग हो गया, और हमने उनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट आउट कर देना है। यानी पहले n को प्रिंट आउट करेंगे, फिर उसके बाद b को प्रिंट आउट करेंगे और फिर a को प्रिंट आउट करेंगे। तो इस तरह से वो जो उसने उन वर्ड्स को सेपरेट किया है, सेपरेट करने के बाद जो वर्डिंग है वो सारी की सारी जो वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट आउट हो जाएगी। तो वो जो नंबर होगा वो भी रिवर्स जो वो प्रिंट आउट होगा। जी समझ आइए आपको इसकी? जी सर आ गई है। जी सर आगे। किसको समझ नहीं आई इसकी? सर एक दफा दोबारा रिपीट करा कर दी। सर पहले देखें 5 12 को, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स थे तो 3 डिजिट्स को हमने 100 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 100 के अंदर भी 3 डिजिट्स हैं। तो आप 100 पे जब इसको डिवाइड करके 100 5 आर 500, तो जवाब क्या बचेगा? 12 बचेगा इसका रिमाइंडर, और 5 जो उसकी डिविजिबल वैल्यू होगी। सो 5 जो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा और 12 एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर n को हमने 10 पे डिवाइड किया, क्योंकि 12 के अंदर 2 डिजिट्स हैं। सो 12 जब 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो 10 1 आर 10 बचेगा, 10 आएगा, और जो 1 है वो b के अंदर स्टोर हो जाएगा और जो 2 है वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले n को प्रिंट आउट करवाया, पहले 2 प्रिंट होगा, b के अंदर 1 है और a के अंदर 5 है। तो 2 1 5 जो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपकी प्रिंटिंग जो हो जाएगी। अब यही काम अगर वो कहता है 3 डिजिट की बजाय 4 डिजिट्स हैं, तो आप यही स्टेप्स 100 पे डिवाइड करने के बजाय 1000 से उसको डिवाइड करेंगे। फिर अगला स्टेप 1000 पे जो उसका रिमाइंडर लेंगे। फिर उससे अगला स्टेप, ये वाले जो स्टेप्स हैं वो फिर उसी तरह से आगे रिपीट होंगे। 100 पे डिवाइड और मॉडुलस होगा, फिर 10 पे डिवाइड और मॉडुलस होगा। अगर 5 डिजिट नंबर आ जाता है तो आप 10,000 पे जो उसको डिवाइड करेंगे 10,000, फिर आप उसका मॉडुलस लेंगे। फिर उसके बाद 1000 के साथ जो आप उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ मॉडुलस लेंगे। फिर 100 के साथ डिवाइड और 100 के साथ मॉडुलस, फिर 10 के साथ डिवाइड और 10 के साथ मॉडुलस। यानी जितने नंबर्स आपके होंगे उतने नंबर्स के साथ आपने इसको पहले डिवाइड करना है, उतने ज़्यादा वेरिएबल्स आपको ये डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ये आपको मुझे 1000 पे ही डिवाइड करना है। दिखना, अगर आपके पास 3 डिजिट है तो 100 के अंदर 3 डिजिट है, तो आप 100 से जो वो प्रोसीजर चलाएंगे। 100 पे किया फिर 10 पे कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट आ जाते हैं, यानी हम यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर है 512, 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9512, वो 4 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर को फिर आप 100 से नहीं बल्कि 1000 से जो वो डिवाइड और मॉडुलस लेना शुरू करेंगे उसका। जी अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर आ जाता है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे 10,000 पे जो इसको डिवाइड करें। यानी जितने डिजिट्स का नंबर होगा उतने डिजिट्स के नंबर के साथ जो आपने इसको डिवाइड और मॉडुलस उसका कैलकुलेट करना है। जी समझ आइए इसकी लॉजिक की? सर हम ये 100 की बजाय कोई और 3 नंबर नहीं ले सकते? 100 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करने का मकसद ये है कि हम अपने नंबर्स को सेपरेट करना चाहते हैं। वो उसी सूरत में सेपरेट कर सकते हैं कि जब पहला डिजिट 1 हो और बाकी सारे 0 हो। ठीक है सर जी हमारा स्टार्ट 10 पे होगा बस। हाँ जी, स्टॉप 10 पर ही होना है, चाहे वो 10,000 से शुरू हो, वो स्टॉप 10 पर ही होना है। क्योंकि 10 पर आते आते उसका आखिरी जो नंबर होगा ना वो फिर आपके n के अंदर स्टोर हो जाए। ये आपने मुझे बनाकर भेजना है 5 डिजिट्स का। आपने 5 डिजिट्स का नंबर इनपुट करना है और फिर आपने 10,000 से जो इसको डिवाइड और मॉडुलस इसका शुरू करना है। A B C D। सर ये तो हमें
ये तो हमने यूजर पे डिपेंड किया ना, वो कितने नंबर एंटर करता है, तो ये हमने 100 पे किया है। अगर वो यूजर ज्यादा कर ले, ज्यादा नंबर इनपुट कर दे तो ये देखिए यहाँ पर हमने यूजर से क्या रिक्वेस्ट की है, हमने यूजर से रिक्वेस्ट क्या की है कि 3 डिजिट नंबर जो एंटर करो। इसलिए यूजर अगर 3 डिजिट नंबर एंटर नहीं करता तो ये उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसने गलत जो वो नंबर एंटर किए। ये तो ठीक है सर, अगर हम जितने मर्जी नंबर एंटर करवाते हैं तो बच्चे वो प्रोग्राम आपका आगे आएगा, वो जितने मर्जी नंबर आप एंटर कर लेना, लेकिन वो आगे आएगा। अभी ये मैं जो स्पेसिफिक है मुझे वो पहले करवाने दें। ओके सर सीओ में बताइएगा कैसे फिर इन्होंने रिवर्स किया। रिवर्स किया ना कि जो रिवर्स जो पहला जो नंबर आपने लेना है वो आपने मॉडुलस का लेना है, बाकी सारे जो नंबर आपने लेने हैं वो आपने डिविजिबल वैल्यूज के लेने हैं। ये देखें बी को लिया है, ए को लिया है, ठीक है, और लास्ट वाला जो नंबर था वो मॉडुलस का लिया एन। पहले एन प्रिंट आउट हो गया, फिर बी की वैल्यू प्रिंट आउट होगी, फिर ए की वैल्यू प्रिंट आउट होगी। इसके अंदर देखें किसी किस्म की कोई हमने इन्वर्टेड कॉमास के साथ कोई स्पेस वगैरह नहीं बनाई, इससे ये सारे नंबर जो वो इकट्ठे जो वो प्रिंट आउट होंगे। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद लो ये तो उसने सॉल्व किया होगा। ये है जी 5 डिजिट्स का नंबर इनपुट करना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। ये देख लें, ये आप खुद इसको समझिएगा, मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि 10,000 पे जो है आपने इसको डिवाइड करना शुरू करना है और 10,000 से ऑनवर्ड जो है ये 10 तक जो हो जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। ओके सर। उसके बाद आ जाता है कि आप एक इवन नंबर विद इनपुट एन इवन एंड ऑड नंबर थ्रू कीबोर्ड। एक इवन नंबर आपने इनपुट करना है और एक ऑड नंबर इनपुट करना है। फिर वो कहता है मल्टीप्लाइज इवन विद 5 एंड ऑड विद 3 एंड एड्स बोथ रिजल्ट। कि 5 को जो वो जो इवन नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऑड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन दोनों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। इट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम 1000 एंड फाइनली प्रिंट द डिफरेंस। और फिर आप उसका डिफरेंस जो बता दें कि इसका डिफरेंस क्या है। नहीं जी सर ये जो इवन और ऑड नंबर है ये हम कहाँ सेलेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने अपने पास से एंटर करने हैं। उसने यही कहा है कि इनपुट एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन सा और ऑड नंबर कौन सा है। वो तमाम नंबर जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं और जो 2 पे तकसीम नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर कहते हैं। तो ये आपने 10 और 5। जी बताइए। जो सी मर्जी वैल्यू रख सकते हैं इसमें, जो सी मर्जी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। जी जी, आप जो मर्जी वैल्यू रखें, लेकिन इवन वाले में इवन रखनी है और ऑड वाले में ऑड रखनी है आपने। ठीक है सर। सर हम इंच की जगह डबल ले सकते हैं इधर? आप ले सकते हैं, हाँ जी आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा था कि इवन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और ऑड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी पैरेंथेसिस की प्रैक्टिस है कि आपने इन पैरेंथेसिस को किस तरह से यूज़ करना है। उसने पहले कहा कि पहले इवन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जमा करना है और फिर जो इनका रिजल्ट है उसमें से 1000 माइनस करना है। तो देखें ये उसने इनर ब्रैकेट्स लगाई हैं। पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ये वाली इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऐड होगा और फिर वो सारा जो रिजल्ट है वो 1000 में से जो वो माइनस होगा। समझ गए बात आप? यही कहा था ना उसने कि मल्टीप्लाई इवन विद 5, ये मल्टीप्लाई इवन विद 5 एंड ऑड विद 3 एंड एड्स बोथ रिजल्ट। और फिर इनका दोनों का रिजल्ट ऐड होगा। फिर जो रिजल्ट हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1000 से। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट 10
20, 19. Use integer constant for 10 arithmetic assignment operator to generate the 20 and decrement operator to generate the 19. यहाँ पर देखिए n के अंदर जो है वो उसने कहा कि यूज इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली कहते हैं कि जिसकी वैल्यू हम अपने प्रोग्राम के अंदर फिक्स कर देते हैं. ठीक है, इसे ये हमने यूज़र से इनपुट नहीं की. उसने कहा कि 10 पे जो आपने ये जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करने हैं. क्या करना है कि 10 को जो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर टू जनरेट 20. यानी आप जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जनरेट होगा ना. और उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज़ करना है. डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जो कि आपके रिजल्ट में से 1 डिक्रीज कर देता है, उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं. तो किस तरह से ये होगा कि हमने फिक्स ले ली वैल्यू 10, इंटीजर n इक्वल टू 10 कर लिया और उसके बाद हमने n की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दिया. फिर हमने क्या किया है कि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर. अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये है कि n मल्टीप्लाई इक्वल टू 2. इसको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है. आपने शायद जिन्होंने सी पढ़ी है उन्होंने तो ये पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए ये ऑपरेटर नया होगा. इसका मतलब ये होता है n इक्वल टू n मल्टीप्लाइड 2. इस लाइन का क्या मतलब होता है, n इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2. तो इसको शॉर्टकट वे से हम n मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 भी लिखते हैं. ये मैं आपको पिक्चर इसकी भेज दूंगा. इसी तरह से n प्लस इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि n इक्वल टू n प्लस 2. n माइनस इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है n इक्वल टू n माइनस 2. तो ये बरन मैं भेज दूंगा आपको. तो n की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 जवाब आ गया. उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसने कहा था तो माइनस माइनस n. बेसिकली जो माइनस माइनस n है इसका मतलब ये होता है n इक्वल टू n माइनस 1. तो इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है. इसी तरह से एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम n प्लस प्लस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है n इक्वल टू n प्लस 1. तो अब ये जब हमने उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये वैल्यूज़ हमने दे दी, ये ऑपरेटर्स हमने दे दिए, जो हमारा रिज़ल्ट है वो इसी तरह से ये जनरेट हो जाएगा जो कि उसने कहा था कि 10, 20 और 19 जनरेट होना चाहिए. सर जी अगर 19 की जगह 21 करना हो तो हम प्लस प्लस n करेंगे. हाँ जी, अगर 21 करना है प्लस प्लस n करेंगे तो वो 1 इंक्रीज करते हैं. इसको जी ये दो ही होते हैं. एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको प्लस प्लस कहते हैं, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको माइनस माइनस कहते हैं. ओके सर. तीसरा ये जो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपने 2 इंक्रीमेंट करना है तो n प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा n इक्वल टू n प्लस 2. n प्लस इक्वल टू 3 कर देंगे तो n इक्वल टू n प्लस 3 हो जाएगा. तो फिर 1 इंक्रीमेंट करने के लिए तो n प्लस प्लस काफ़ी है. अगर 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपने इंक्रीमेंट करना है तो फिर आपको n प्लस इक्वल टू वो नंबर देना पड़ेगा जितना आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन है अगेन फिर वही कन्वर्जन है. ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपने ये करना है, आपने इसको समझना है. और मैंने फिर मंडे को ये आपसे पूछना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है, क्यों 168 पे डिवाइड किया गया, क्यों 24 पे. बिल्कुल ये सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स वाला है. यहाँ पर उसने सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स की बजाय वीक डेज को ले लिया है, वीक को ले लिया है, डेज को ले लिया और आवर्स को ले लिया कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं. फिर उसने कहा कि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं और फिर उसने कहा कि फर्दर जो है वो ये यहाँ पर आवर्स नहीं आएगा, ये यहाँ पर मंथ आना है, यहाँ पर मंथ आना चाहिए. 16 आवर, अच्छा नहीं, उसने कहा 23 वीक्स बनते हैं, 5 डेज बनते हैं और 16 आवर्स बनते हैं. ये कामा उसने गलत लगाया है, यहाँ पर कामा नहीं लगता.
वो कहता है आवर्स में आपने वैल्यू इनपुट दी और उसने बताया कि इतने घंटे जो हैं उनके 24 वीक बनते हैं, 5 दिन बनते हैं और 16 घंटे बनते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है वो आपने समझनी है और फिर मैंने आपसे मंडे को ये पूछना है कि ये किस तरह से जो हुआ है। उसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपने खुद ट्राई करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 4.27 और 4.28 ये जो 3-4 क्वेश्चन रह गए ये आपने खुद ट्राई करने हैं और मैंने मंडे से जो है वो मंडे को आपसे पूछना है। ठीक है जी? ओके सर जी 27 में 10% इंक्रीज हुआ था, ये देखिए। जी जी